अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, चैप्टर 5 का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, पहले तो इस मतलब देखते हैं इस वर्ड का। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकल। एंडो का मतलब होता है एंटर होना। अगर थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो अगर कोई हीट बाहर निकल रही है तो वो रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक है, अगर किसी सिस्टम में हीट एनर्जी जा रही है तो वो हमारे पास क्या होगा? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसको हम लोग यहाँ पे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के जरिए रिलेट करवाएंगे। कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पेन्ड विद आइदर ऑब्जर्वेशन अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। कहते हैं आपके पास जब भी कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो आपके पास वहाँ पे हीट ज़रूर इन्वॉल्व होती है। या तो वो अब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर वो इवॉल्व हो रही होती है, निकल रही होती है। कि जब भी कोई रिएक्शन होगा, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल का मतलब है उसकी शेप वगैरह चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है। ठोस से अगर वो माया में बदल रहा है, अगर माया से वो गैस में बदल रहा है, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो हमेशा उसमें कोई ना कोई हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। चाहे या तो वो सिस्टम में एंटर हो रही होगी या बाहर निकल रही होगी। हीट विच इज इवॉल्व आर अब्सॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है। हीट ऑफ रिएक्शन है क्या? कहते हैं जो हमारे पास हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है या फिर हमारे पास कह लें कि अंदर जा रही होती है, जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही होती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन का। तो ये हमारे पास एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कहते हैं केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हीट एनर्जी अंदर जा रही होगी तो उसको एंडो बोलेंगे, अगर किसी रिएक्शन से बाहर निकल रही होगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन है जो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। दैट डिफाइन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कहते हैं हीट विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोज टू द सराउंडिंग एंड कंटेनर इन विच सच रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट गेट्स हॉट। कहते हैं अगर सिस्टम में जो हीट एनर्जी है बाहर निकल रही है तो वो हमारे पास कहाँ पे बाहर निकल रही है? वो बेसिकली सराउंडिंग में जा रही होती है। ठीक है, और हमने ये सराउंडिंग का कंसेप्ट पिछले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। और अगर कहीं किसी सिस्टम में हीट एनर्जी अंदर आ रही होती है तो वो भी सराउंडिंग से ही एंटर हो रही होती है। ठीक है, कन्वर्सली इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। तो वो अगर बाहर से आ रही है तो वो भी सराउंडिंग से आती है, अगर बाहर निकल रही है तो वो भी सराउंडिंग में जाती है। इसकी अगर सिंपल से एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखें, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कोई खाना बना रहे हो जिसमें कोई कह लें कि फिजिकल चेंज आ रहा है, खाना पक रहा है, तो आपके पास इसमें देखा होगा यहाँ पे ये बहुत गर्म होता है, तो इससे हीट एनर्जी ना बाहर सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा इसके पास का माहौल जो होता है वो भी गर्म होता है, इसके पास की सराउंडिंग गर्म होती है। तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक में जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा रही होती है। सराउंडिंग का मतलब है इसके अलावा जो खाली सारी जगह होती है। ये जो अंदर चीज पक रही होती है ये सिस्टम होता है, इसके अलावा ये सारी चीजें सराउंडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं आपके पास क्या है? वो सराउंडिंग में एग्जिट होती है। अगर एंडोथर्मिक का देखें आप, कोई फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कैन है बोतल की जो ठंडी है, चिल्ड है, इसको यहाँ पे रख दो, आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हीट एनर्जी सराउंडिंग से लेगी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी इसमें एंटर होना शुरू हो जाएगी और ये क्या होगा? इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हीट ऑब्जॉर्व करेगी तो ये जो ठंडी थी ये नॉर्मल होती होती गर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सराउंडिंग से या तो हीट एनर्जी अगर निकल रही होती है, एक्सिट हो रही होती है, वो भी सराउंडिंग में हो रही होती है, अगर वो ऑब्जॉर्ब कर रही होती है तो वो भी सराउंडिंग में होती है। अब हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखने हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक होते हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है। कहते हैं एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो आपके पास पानी बन रहा होता है और साथ में ना हमारे पास एनर्जी निकल रही होती है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चे जब भी रिएक्शंस लिखते हैं ना, ये तीर एरो के इस साइड पे आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, इस साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर एनर्जी प्रोडक्ट से साथ प्लस साइन में लिखी हुई है, इसका मतलब है जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो पानी बन रहा है और साथ में ये चीज निकल रही है। ये दोनों चीजें हमारे पास आ रही है, हमें ऑब्टेन्ड हो रही है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट में हीट एनर्जी आ रही है तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन होगा?
एक्सोथर्मिक, ये केमिकल इक्वेशन में लिखने का तरीका होता है। कहते हैं 571.6 किलो जॉल जो हीट एनर्जी है वो इवॉल्व होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। If the energy evolved is shown separately, it is expressed as change in enthalpy minus 571.6 किलोजॉल। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इंथाल्पी चेंज का। कहते हैं ये तो अगर आपने इक्वेशन में जाहिर करना है तो आप प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन में लिख देते हो कि अच्छा प्रोडक्ट के साथ मुझे ये चीज़ भी मिल रही है। कहते हैं अगर आपने इसको रिएक्शन में नहीं लिखना बल्कि अलहदा करके लिखना है तो आप इसको क्या करते हैं, डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज की फॉर्म में लिखते हो माइनस के साथ। आपने वहां पे साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, माइनस का मतलब होता है अगर डेल्टा एच के साथ माइनस लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। अगर क्वेश्चन से बाहर लिखना है तो इसको माइनस साइन के लिखना है। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ तक इसको पहले देख लेते हैं। कहते हैं अगर आपने इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना तो इसको अलहदा से इस एनर्जी के साथ लिख देंगे, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई होगी। कहते हैं अगर से अब यही रिएक्शन आप रिवर्स ऑर्डर में चलाते हो, आप कहते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो, पानी से ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये रेक्टेंट होगा, ये दोनों रेक्टेंट्स होंगे, ये प्रोडक्ट्स होंगे। अब क्या एनर्जी किस तरफ है, रेक्टेंट की तरफ है ना, रेक्टेंट में आपको देनी पड़ रही है। इसका मतलब है ये यहाँ पे आप उसको एंटर करवा रहे हो, उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये हमारे पास फिर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब, अब आपको देनी पड़ेगी अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाते हो, क्योंकि अब ये रिएक्टेंट्स के साथ है। क्यों, क्योंकि अब वाटर डिकम्पोज होकर किस में जाएगा, पानी और सॉरी ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस, सॉलिड कार्बन सॉरी। कहते हैं जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, साथ में इतनी एनर्जी प्रोडक्ट्स में आ रही होती है। एरो के राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं और इसके सामने प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर प्रोडक्ट्स के साथ प्लस साइन में लिखा हुआ है इसका मतलब है इतनी एनर्जी आपको प्रोडक्ट के साथ मिल रही है। तो कहते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके जलेगी, बर्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड 393.5 एनर्जी इज इवॉल्व दिस रिएक्शन, कि जब भी रिएक्शन हो रहा होता है तो इतनी एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है। कहते हैं अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन में चलाओ, रिवर्स में चलाने का मतलब क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स होंगे और ये प्रोडक्ट्स होंगे। अब एनर्जी किसके साथ दे रहे हो, आप रिएक्टेंट के साथ दे रहे हो, तो इसका मतलब है आप उसको ऑब्जॉर्ब करवा रहे हो, उसको एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास फिर ये कौन सा वाला रिएक्शन हो जाएगा। कहते हैं अगर आप रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन में दो तो सेम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब रिएक्टेंट के साथ है। अगर इसको इंथाल्पी चेंज के फॉर्म में लिखें तो इंथाल्पी चेंज में हमेशा याद रखिएगा अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखने का तरीका है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखते, अलहदा से बताते हैं, तो फिर इसको लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जॉल पर मोल। कहते हैं ये दोनों तो एग्जाम्पल्स ही एक्सोथर्मिक के। अब अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहे एंडोथर्मिक की जिसमें एंटर हो रही है, तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रही है और मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और साथ में इतनी एनर्जी माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट में आ रही है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट तो हमें आ रहा है लेकिन ये माइनस एनर्जी इसमें से माइनस हो रही है, इसके साथ नहीं आ रही, इसमें से निकल रही है, मतलब माइनस प्रोडक्ट में से माइनस हो रही है। या इसको आसान अल्फाज में आप ये भी कर सकते हैं, ये माइनस है, क्वेश्चन के साइड पे लिखा जाए तो ये रिएक्टेंट्स के साथ किस फॉर्म में होगी, प्लस साइन में होगी, मतलब आप रिएक्टेंट्स को दे रहे होंगे। अगर रिएक्टेंट्स को दे रहे हैं मतलब आपके पास वो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। अगर यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन के साथ मौजूद है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो आ रहा है लेकिन ये एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, ठीक है। रिएक्शन में माइनस साइन का मतलब है ये एनर्जी आ नहीं रही बल्कि ये प्रोडक्ट्स में से माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। ये रिएक्शन में आप माइनस साइन के साथ लिखते हैं। कहते हैं अगर इसको आप अलहदा से लिखें तो इसको प्लस साइन, इंथाल्पी चेंज के केस में प्लस के साथ लिखते हैं। ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़ी है कि अगर इंथाल्पी चेंज में प्लस के साथ लिखें तो इसका मतलब है इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा कि आप प्रोडक्ट वाली साइड पे उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट में से इतनी माइनस हो रही है,
ठीक है। और अगर इसको इंथाल्पी चेंज अलहदा से लिखते हैं, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखते, तो इसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, इसका मतलब है इतनी जज़ब हो रही है। प्लस इंथाल्पी चेंज में होता है मुस्बत साइन का मतलब होता है कि आप सिस्टम को दे रहे हो, माइनस साइन का मतलब होता है सिस्टम से निकल रही है। एक और एग्जांपल है, कहते हैं हाइड्रोजन जो गैस है वो रिएक्ट करती है हमारे पास आयोडीन के साथ ओनली एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, इसी की बात हो रही है। एंड 53.08 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कब रिएक्शन करती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हो। इसका मतलब है आप इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हो, तब ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास अब्जॉर्ब हो रही होती है। क्वेश्चन में अगर माइनस साइन के साथ आ रही है तो वो उसका मतलब है अब्जॉर्ब हो रही है। अगर उसको लहदा से लिख रहे हो तो उसको प्लस साइन के साथ लिख रहे हो। कहते हैं एक और एग्जांपल आप देख लें, फॉर्मेशन है ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड, कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनती है, ये बिजली चमकने की बात है। ठीक है, तो बिजली चमक रही होती है, वो कैसे चमक रही होती है? नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, साथ में माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट में से इतनी एनर्जी माइनस हो रही है, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी हमें रिएक्टेंट्स को। ठीक है, तो अगर इसको अलहदा से लिखना चाहें तो इसको डेल्टा एच प्लस साइन के साथ लिख दिया जाता है 180.6 किलो जॉल। ठीक है, कहते हैं अब ये हमने पढ़ ली कि एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, एंडोथर्मिक कौन सी होती है। अब हमारी डेली लाइफ में हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं ऑन आवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस अंडर हैविली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होती है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। जो ज़्यादातर हमारी एनर्जी इन्वायरमेंट में मौजूद होती है या हम रिएक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हमारी लाइफ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी। कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब है जो भी रिएक्शन हो हमें हीट एनर्जी मिलनी चाहिए। कहते हैं हम लोग बेसिकली उसमें कर क्या रहे होते हैं, हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कुछ करवा रहे होते हैं और हमें हीट एनर्जी मिल रही होती है। कहते हैं सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम लोग बर्न करते हैं गैस को, ऑयल को, कोयला को, और हम खाना पकाते हैं। घरों में हम गैस जलाते हैं, कुछ लोग कोयला भी जलाते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं। कहते हैं वहाँ से हम खाना पका रहे होते हैं। खाना कैसे पक रहा होता है? बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, गैस, ऑयल, कोल वगैरह, ये जब जलते हैं ऑक्सीजन के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलती है, इसलिए खाना पक रहा होता है। एंड अदर हीटिंग पर्पसेज इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्री। कहते हैं खाना पकाने के लिए या फिर दूसरे हीटिंग पर्पसेज, जिसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, हीटर वगैरह ले सकते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इंडस्ट्री लेवल पे भी हीट को प्रोड्यूस करवाने के लिए चलाया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे आप मशीनरी वगैरह को चलाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। बेसिक पर्पज फर्स्ट ये हो गया। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड द कंबस्शन। कहते हैं जब आप कोयला, गैस या पेट्रोल वगैरह को जलाते हो, ये जो वैसे जलाने का अमल है इसको कंबस्शन भी बोलते हैं। ये एक छोटा सा मिनी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, कंबस्शन है क्या? जलने के प्रोसेस को आप कंबस्शन कहते हो। कहते हैं जब जलने का प्रोसेस हो रहा होता है तो सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। जल चीजें कैसे रही होती है बच्चे? जो ऑयल होते हैं या गैस होता है या कोल होता है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और तब हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। तो जलने के लिए हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन लाजमी होती है। अगर आप इन सबको जलाना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको हीट एनर्जी देते हैं। कहते हैं फूड्स सच एज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल फ्यूल्स। कहते हैं हम लोग फूड की बात करें तो हमारे पास जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो यूजुअली कहते हैं खाने में, डाइट में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, जानदारों के लिए लाजमी चीज़ें होती हैं। कहते हैं वो होती लाजमी चीज़ें क्यों होती हैं? कहते हैं हमारे पास जब हम लोग खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म मतलब तोड़ फोड़ का हमारे अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास जो फूड में केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और आपको पता है ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है, वो यहाँ पे यही बात करें, जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाने की तोड़ फोड़ हो रही होती है या केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसलिए हमें हीट एनर्जी जो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन बाय बर्निंग फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। कहते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े लेवल पे जाके, तो हमारे पास जो बिजली घर होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो ऑयल, गैस या कोयला को जलाकर ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं।
वो हीट एनर्जी हम लोग बाद में स्टीम में कन्वर्ट करवा लेते हैं, स्टीम से हम लोग क्या करवा रहे होते हैं, टर्बाइंस वगैरह को चला रहे होते हैं। ये डिटेल में हम लोग बाद में टॉपिक देखेंगे कि जो टर्बाइंस वगैरह वो किस तरह से चलती हैं या बिजली किस तरह से प्रोड्यूस होती है। वो बेसिकली क्या होती है, आप हीट एनर्जी ले रहे होते हो, हीट एनर्जी से आप स्टीम प्रोड्यूस करवाते हो, स्टीम से ये डिटेल में चैप्टर 9 में वैसे है, ठीक है। और वहाँ से आप टर्बाइंस वगैरह को चलाते हो। मेन कंसर्न इसमें यही होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी कि आप कोयला ऑयल गैस को जलाओगे, बर्न करवाओगे, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करवा रहे हैं वो बेसिकली आ गया कि वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस करवा दी जाती है, स्टीम टर्बाइंस को चलाती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा कहते हैं आप गाड़ियों को जब चलाते हो, हमारी गाड़ी फॉर एग्जांपल कोई कार चला रहे हो, उसमें क्या होता है, उसके इंजन में पेट्रोल को आप बर्न करवा रहे होते हो एयर की मौजूदगी में, जिसकी वजह से उसको हीट एनर्जी मिलती है और वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो फायर वर्क्स होते हैं, ये जो आतिशबाजी होती है, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जो कह लें जब वो बर्न होती हैं तो आपके पास हीट भी मिल रही होती है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होती है और साउंड भी, आवाज़ भी आ रही होती है। ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बर्न हो रही होती हैं, तो जिसके नतीजे में हमें ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। ये भी एक एक्सोथर्मिक भी है। कहीं पे भी अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा कहते हैं डिफरेंट मेटल साल्ट्स हैं अलोंग साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीजन होती है या किसी चीज़ को बर्न करवाने के लिए यूज़ होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जिनमें ऑक्सीजन होती है। मैंने अभी आपको बताया चीज़ों को प्रोड्यूस जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कहते हैं कुछ मेटल्स होती हैं जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो भी डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं ये हमारे पास डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक की, कि जिसमें हमारे पास घरों की एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा हमें एग्जांपल दी गई है खाने की, जो ह्यूमन कह लें यूज़ करते हैं या कोई भी जानदार इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा बताया गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा गाड़ियाँ जो चलती हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक है। आतिशबाजी जो है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कौन से प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन इनकी मिसालें दें और डेली लाइफ में इसको रिलेट करवाएं। तो इसमें छोटे छोटे मिनी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे थे, जैसे एंडोथर्मिक की डेफिनेशन आ रही थी, एक्सोथर्मिक की आ रही थी, हीट ऑफ रिएक्शन की आ रही थी। तो ये लैदा से शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कंप्लीट ही आ जाएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड प्रोवाइड द एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। ये डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो ओवरऑल आपको सारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक थी। आगे कहते हैं अगर हम बताना चाहेंगे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होते क्यों हैं, ठीक है, तो ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। दैट रीजन व्हाई द केमिकल रिएक्शन आर आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो क्यों है, हमें क्यों एनर्जी देनी पड़ती है या क्यों एनर्जी सिस्टम से या रिएक्शन से निकल रही होती है। कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, उसका आंसर करेंगे, ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं केमिकल रिएक्शंस मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। कहते हैं केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें या तो बॉन्ड बन रहे होते हैं या फिर टूट रहे होते हैं, ठीक है। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, और जब बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं तो वहां पे एनर्जी याद रखिएगा इन्वॉल्व लास्ट में होगी। अब कब हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, कब एक्सोथर्मिक होगा, वो देखते हैं। कहते हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फर्स्ट ब्रेक टू गिव देयर एटम्स। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके आपको पानी का मॉलिक्यूल दे रहा है। कहते हैं ये रिएक्शन बेसिकली हो किस तरह से रहा है। सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग हुई हुई है, दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हुए हैं, ये क्या होगा, पहले ये मॉलिक्यूल टूटेगा। ये मॉलिक्यूल टूट के आपको सिर्फ एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग हुई हुई है, वो बॉन्ड टूटेगा और वो एटम्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पहले आपके पास रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड थे वो टूट के सिंपल एटम्स की फॉर्म में आए। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम्स की फॉर्म में आए। तो जब भी बॉन्ड टूटता है उनको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। कहते हैं इसको अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं, अब आपके पास बॉन्ड टूटे, दीज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम देन फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म दी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस H2।
कहते हैं ये बॉन्ड तो टूटे, अब बॉन्ड टूट गए हैं, इसके एटम्स अलहदा हो गए हैं, ऑक्सीजन के एटम्स अलहदा हो गए हैं। अब हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, अपने बॉन्ड उन्होंने तोड़ लिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट के सिर्फ एटम्स आ गए। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। पहले वाले बॉन्ड टूट गए, अब एटम्स हमारे पास आए, एटम्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे कि एक ऑक्सीजन दो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरे ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है उसको लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो खुद ब खुद नहीं टूटता, आपको एनर्जी देंगे तो वो टूटेगा। कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वाइल मेकिंग, और जब नए बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, निकल रही होती है। कहते हैं इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड हैज ब्रोकन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हैंस लेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस सिस्टम। कहते हैं इस वाले रिएक्शन में बॉन्ड जब टूट रहे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड था, वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, वीक थे, उनको तोड़ने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। आप थोड़ी सी एनर्जी देके इनको तोड़ लेते हो, मतलब इस केस में, क्योंकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होता है कंपैरेटिवली। लेकिन जब आपके पास नए बॉन्ड बनते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, ग्रेटर एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, तो ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, कम देनी पड़ रही है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन कौन सा होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक होता है। है वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, hence the energy which is evolved is more than the energy which is absorbed, the overall reaction is the exothermic reactions। ये तो हमने वर्बली बात की कि जब भी बॉन्ड टूटते हैं आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा है तो हम कहते हैं वो एक्सोथर्मिक है। अब हम लोग ना उसको न्यूमेरिकली या हम कह सकते हैं उसको डिजिट्स में बात करेंगे। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो आपके पास जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो 435 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड जब भी टूटता है एनर्जी देनी पड़ती है। तो कहते हैं एक बॉन्ड तोड़ने के लिए ना आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब भी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये एक की बात हो रही है कि जब भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टूटेगा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी ऑक्सीजन के केस में देनी पड़ेगी, और जब भी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं। अब ये देखें बच्चे, इसमें दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस एनर्जी का 2 टाइम नहीं हो जाएगा, और एक ही ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था तो ये सिंगल ही रहेगी। तो यहाँ पे यही बात करें, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 2 टाइम। ये तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के टूटने का था या एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की एनर्जी थी। अगर दो टूट रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हमारे पास दो हाइड्रोजन के दरमियान वाले बॉन्ड टूट रहे हैं, तो इसका मतलब है इस एनर्जी का 2 टाइम्स हो जाएगी। ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल था, मतलब एक बॉन्ड टूट रहा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो इसके लिए एनर्जी इतनी रहेगी। अब टोटल रिएक्टेंट्स को एनर्जी दी कितनी आपने, इन दोनों को सम करते हैं। इसका मतलब है आपने टोटल इतनी एनर्जी दी जिसमें आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स की फॉर्म में आ गए और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट के भी एटम्स की फॉर्म में आ गया, तो आपने इतनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। अब हम देखते हैं कि अगर इतनी एनर्जी दी है इसका मतलब क्या, वो यहाँ पे यही बात करें, इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है जब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हुआ है, उन्होंने अपने दरमियान के बॉन्ड्स तोड़े हैं और वो एटम्स की फॉर्म में आ गए। तो कहते हैं अब अगर हम देखें टोटल एनर्जी इवॉल्व कितनी हुई है बच्चे। अब आपको अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जब एक 2 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो हमने यहाँ पे देखा है टोटल जितने बॉन्ड बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 बॉन्ड बन रहे थे। एक ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान, एक ये वाला, 2 और ये 2 4, टोटल 4 बॉन्ड बने। एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 484, लेकिन टोटल बॉन्ड बन कितने रहे हैं, 4 बने, तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1936 किलो जूल एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हमने निकालना है कि आइदर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आप कहते हैं दिस इज द एनर्जी इवॉल्व जब हमारे पास 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या फिर 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान।
Thus the formation of energy will be evolved, जितनी हमारे पास एक एनर्जी की कह रहे हैं हमारे पास इतनी होती है, आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इसलिए इतनी टोटल एनर्जी हमारे पास इवॉल्व होगी। अब अगर आपने पता करना है कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो जितनी एनर्जी निकल रही है उसमें से माइनस कर दो जितनी आपको देनी पड़ रही है। तो ये एनर्जी थी ओवरऑल जो निकल रही थी, ये एनर्जी थी जो ओवरऑल आप रिएक्टेंट्स को दे रहे थे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो हमें जो पता चल रहा है निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो ये कितनी एनर्जी ज्यादा हुई है, इसका मतलब है ओवरऑल स्टिल इतनी एनर्जी निकल रही है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर इसको क्वेश्चन में लिखें तो इसको क्वेश्चन में प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और अगर लैदा से लिखें तो इसको एंथैल्पी चेंज में माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जी है जब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देता है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, कहते हैं आपके पास ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के, अगर आपसे बोला जाए कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनने के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। ये आपको बताएगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। कहते हैं ये सारी कैलकुलेशन जो है ना मैंने थ्योरेटिकल की है, मतलब मैंने इसको हिसाबी किताबी किया है। कहते हैं जब इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म किया गया, जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो उन्होंने देखा जो रिलीज हो रही थी एनर्जी वो 284.3 थी, जो अप्रोक्सीमेटली यही है। तो इसका मतलब है जो हमने कैलकुलेशन की है वो ठीक की है। तो ये लेदा से लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं वो क्यों हमारे पास एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती हैं, उसको एग्जांपल के साथ, ये पानी वाले एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास जब बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर कैलकुलेशंस के जरिए जाहिर किया कि जैसे हमने रिएक्टेंट्स की एनर्जी टोटल निकाल ली जितनी आपने दी थी, और टोटल एनर्जी रिलीज जितनी हुई वो हमने निकाली, तो हमारे पास रिलीज होने वाली एनर्जी थी, तो हमने देखा वो रिएक्शन कौन सा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमने डिफरेंस से निकाली। तो ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें कि हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, व्हाई डज फायरवर्क लुक स्पेक्टेकुलर, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अंडरगो केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। कि आपके पास जो फायरवर्क है वो आपको बड़ा मजे का नजर आ रहा होता है, कलरफुल सा नजर आ रहा होता है। हमारे पास स्पेक्टेकुललर का मतलब होता है बच्चे कि आपके पास कलरफुल सा नजर आना, जिसको हमें जो हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है। कहते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कुछ हम ऐसे केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बर्न हो रहे होते हैं। जब कंबशन होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न होते हैं, तो वहां पे आपके पास हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने अभी टॉपिक में पढ़ा, उसमें एक लाइन हमने बताई हुई है, दिस वन, फायरवर्क्स होते हैं हमारे रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन दैट शील्ड हीट लाइट एंड सम साउंड। ठीक है, तो इसका आंसर में ये लाइन आ जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन जो होती है हमेशा वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, सो दैट्स द रीजन ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये भी आपको मैंने लाइन करवाई है स्टार्ट में कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका आंसर बताऊं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, सो दैट्स द रीजन इज कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड इवॉल्व एनर्जी, सो दिस इज कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका आंसर में ये आ जाए। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग इक्वेशन। आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ के नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। इसमें आपके पास जब एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। आपके पास दोनों को जमा करके ओवरऑल आप बताओगे कि इतनी एनर्जी आप दे रहे हो। अब एक बॉन्ड जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन आपके पास बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल एनर्जी दे देगी जितनी रिलीज होगी। अब जितनी टोटल एनर्जी रिलीज आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो आपको टोटल एंथैल्पी चेंज बता देगा। ठीक है, जैसे ये देखें, ये वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब बॉन्ड टूटे तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड टूटे तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन जब एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। आपके पास तो 2 टूट रहे हैं तो आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये टोटल एनर्जी है जो आपने दी, ये टोटल एनर्जी है जो रिलीज हुई। तो आपके पास अब देने वाली एनर्जी ज्यादा है ना, इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप कितनी एनर्जी ज्यादा दिया, आप इसमें से इसको माइनस कर दें, तो इसका मतलब है आपने इतनी एनर्जी उसको ज्यादा दी है। ठीक है,
इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाई इज द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी आज हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक्सो एंडोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से कौन कौन से लॉन्ग बन रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं, फिर हमने एक्सरसाइज के साथ रिलेट करवाया कौन कौन से बन रहे हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है इन दो टॉपिक्स के दरमियान में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड द वाटर प्रोसीड वायलेंटली। कि जब आप सोडियम को मेटल को पानी के अंदर डालते हो तो वो हमारे पास वहां पे एक धमाका सा होता है, ठीक है। क्यों होता है? कहते हैं क्योंकि हमारे पास ना, कहते हैं क्योंकि सोडियम जो आप जब सोडियम को पानी के अंदर मतलब डालते हो, उसको रिएक्ट करवाते हो, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसके नतीजे में सोडियम जो है, सोडियम ऑक्साइड बन रही होती है, साथ में ऑक्सीजन जो है, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही होती है। जब भी सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ना, ये बर्निंग की फॉर्म में हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन अ फायर और एन एक्सप्लोजन, ठीक है। जो हमारे पास क्या करती है, जब ये रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी जो निकल रही होती है वो बेसिकली हाइड्रोजन को बर्न करवा रही होती है। हाइड्रोजन बर्न होता है तो वहां पे हमारे पास एक एक्सप्लोजन सा धमाका सा होता है। कि अगर आपको मैं शक्ल दिखाऊं कि जब आप हाइड्रोजन मेटल को पानी के अंदर डालते हो, जैसे ही आप उसको डालते हो तो वहां पे हीट एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन बर्न होती है, तो आपके पास इस तरह से ना एक धमाका सा आपको नजर आता है। तो हम कहते हैं इसलिए हमें वो एक्सप्लोजन वहां पे हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर एक्सरसाइज में देखा जाए तो सेकंड है, इज मेल्टिंग ऑफ फायर एंड आइस इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, आप पानी बर्फ का एक टुकड़ा रख दो तो थोड़ी देर बाद वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू होगा, इसलिए वो ऐसे ऐसे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेगा, तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अगर इसका आंसर देखें तो वो कहते हैं हमारे पास ये कौन सा होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि वो हीट एनर्जी सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करेगा। सो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। आगे कहते हैं कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स। जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स किया जा सकता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा जिसमें आप इसके एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। कि ये आपके पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो पानी देता है, साथ में हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है। लेकिन जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाते हो तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, यस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक, आगे इसको एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, मशक के सवाल थे, इसके अंदर ही टॉपिक के अंदर भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो स्टिल इसमें से बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।